राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी कांग्रेस विलय की चर्चाओं को कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है कहकर खारिज कर दिया। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने डीडीए की चल रही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आधारभूत संरचना परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली 2047 का विजन पेश किया। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बड़े सियासी संकट से गुजर रही है। केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल की लिमिट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। भारत और बांग्लादेश ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर तनाव के बीच सीमा पर बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित गश्त बढ़ाने पर सहमति जताई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 15 जुलाई तक IRCTC की एक नई और बेहतर वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह देश के लिए गर्व और खुशी का अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, भारत नेट और शहरी परिवहन जैसी योजनाओं ने देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है। रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2014 में देश का मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। साथ ही देश में 164 से अधिक हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, खुशी का दिन है और नए भारत की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए उत्सव का दिन भी है। इस बात को कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। 12 वर्ष का विश्वास, 12 वर्षों का विकास और 12 वर्षों का जन सेवा का संकल्प, 12 वर्षों के नए भारत का निर्माण। एक एक दिन भारत की नई इबारत लिखी गई और उसका लाभ देश के 140 करोड़ लोगों तक लगातार पहुंचा और यह 140 करोड़ भारतीयों का अटूट विश्वास, अपार स्नेह और समर्थन का ही परिणाम है। यही विश्वास भारत को नई दिशा और नई गति देने की सबसे बड़ी शक्ति है। बीते 12 वर्षों में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद को जन सेवा का माध्यम बनाया, ये हम सब ने देखा है। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प और उस संकल्प के साथ उन्होंने शासन को सेवा और संवेदनशीलता और सुशासन का पर्याय बनाया। हर एक काम जो उन्होंने किया उसमें साफ तौर पे दिखाई देता था किस तरीके से 12 साल में निरंतर 24/7 काम करते हुए प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व की नई परिभाषा लिखी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है और इसीलिए जब एक समय था
वैश्विक मंच पे भारत केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, केवल उपस्थिति दर्ज कराता था, पर आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है। और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण। और आज दुनिया भारत को संभावनाओं का, समाधानों के देश के रूप में देखती है। भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, इनोवेशन हब भी है और ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है, लगातार कर रहा है। 12 वर्षों की यह यात्रा जन विश्वास, जन भागीदारी, जन शक्ति की यात्रा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास, सामर्थ्य और संकल्प की यात्रा है। मैं मोदी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताना चाहती हूं, जैसे कि अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में 2014 में देश में 248 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क था, जो आज बढ़ करके 1095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है और 26 शहरों में अभी तक ये पहुंच चुका है। इसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव हम सब ने देखा है। उड़ान योजना ने आम नागरिक को हवाई सफर करने के जो सपने थे वो साकार किए। आज देश में 164 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। डिजिटल इंडिया आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। बहुत बड़ा काम था। इससे पहले कभी किसी ने इस प्रकार से सोचा नहीं था कि भारत जैसे देश में इस तरीके की नेटवर्किंग स्थापित हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में एक दिन की भी अवकाश ना किया हो, बिना रुके, बिना थके, लगातार देश हित में, समाज हित में और 140 करोड़ जनता के अच्छे जीवन के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्व को मैं बारंबार प्रणाम करती हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं। थैंक यू सो मच। कहा जाता है कि अगर किसी देश का, राज्य का, क्षेत्र का विकास पर्याप्त प्रयास और संसाधन के बावजूद नहीं होता तो जिम्मेदारी जनता और नेता की होती है। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि नेता जनता द्वारा दिए गए कर और सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए मद के माध्यम से कराए गए कार्यों का निरीक्षण अवश्य करे। यह बात तब साबित हुई जब मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित ढींगरा पार्क में नवनिर्मित ट्रैक का निरीक्षण करने पहुंचे हरीश खुराना ने रंगे हाथ शरारती तत्वों को पार्क के इस ट्रैक को नुकसान पहुंचाते हुए पकड़ा। शरारती तत्वों की इस खुराफात को देखते ही विधायक हरीश खुराना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए विधायक ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को बुलाकर ट्रैक को नुकसान पहुंचाने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। नहीं तो मतलब क्या वहां उखाड़ने का? मुझे बात का जवाब दे, क्या मतलब है वहां ऐसे करने का? फिर कहाँ रहते तुम? कहाँ पे? तो यहाँ क्या करने हैं? तो यहाँ करने क्या है? अंदर क्या करने हैं? घूमने आया था बेटे, उखाड़ने आया था तू? बुला पुलिस को यार, ऐसा थोड़ी होता है। बुला पुलिस को बुला यार, इसको यार छान दो। कारण बताना, कारण क्या था? ये 3 लड़के भी उखाड़ रहे थे इसको, ये 3 लड़के उखाड़ रहे थे अभी। पुलिस कंप्लेन कराई इनको, ये मैंने पकड़ लिया इनको, चेक कर रहे हैं। कार्यवाही का आदेश देने के बाद विधायक ने वीडियो संदेश के माध्यम से जनता से जनसंपत्ति की सुरक्षा हेतु सतर्क रहने और विकास मद से किए गए कार्यों के प्रति सामूहिक संवेदनशीलता का भी आह्वान किया। साथियों, देख लीजिए ये हालत है। कल मुझे कंप्लेन आई कि ये ट्रैक कोई उखाड़ रहा है। मैंने इन 3 लड़कों को रंगे हाथ पकड़ा है अभी, उखाड़ते हुए। ये लोग ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों की साजिश हो रही जो चाहते नहीं है कि
कि ढींगना पार्क के अंदर जो ट्रैक बिछ रहा है बिछे। मैं भी इनको पुलिस में दे रहा हूं, लेकिन निवेदन यहाँ के निवासियों से भी है, जरा इसका ध्यान रखें कि ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो, इनको बाई चांस की बात है, मैं आ गया और इंस्पेक्शन करने आया था तो ये उखाड़ते मैंने खुद पर्सनली इनको देखा है। अब ये देख लीजिए, जो लोग चाहते नहीं कि विकास हो वो ऐसे लोग हैं। विधायक हरीश खुराना के इस वीडियो के बाद जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां सभी लोगों ने एक स्वर में इसे असामाजिक तत्वों की चाल व विकास प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश बताया। लोगों ने उम्मीद जताई है कि क्षेत्र में हुए अन्य विकास कार्यों मसलन फुटपाथ गायब करवाने, सड़क निर्माण में बाधा पहुंचाने, सीवर लाइन चोरी करने वाले तत्वों के खिलाफ भी इसी प्रकार त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तुझे कैसे पता ये निकल रहा है? अरे अंकल ये नहीं वैसे तुझे एक बात बता, ये तो लाल भी बिखरा हुआ है। तो कोई इंजीनियर है, कोई टेक्निकल मैकेनिक है, ये नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, ये निकलेगा। ये तुझे कैसे पता? कर रहा है तो निकल ही नहीं रहा था, इसीलिए बोला। अच्छा तू कुरेद के देखा खाए में किसी वो मान गया ना, जब ये नहीं निकल रहा, उसको देख रहे थे वो निकल नहीं रहा, मतलब निकल रहा। ये भी मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए स्थानीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने सरकारी आवास से बसों के फ्लैग ऑफ और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ग्रीन मोबिलिटी और सतत विकास का विजन दिया है, जो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की शुरुआत होने जा रही है और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह पहल नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने इस प्रयास के लिए संबंधित प्राधिकरणों और परिवहन निगम को बधाई दी। आज का दिन जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। एक साथ इस जनपद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के द्वारा 110 इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले इस सेवा के लिए गौतम बुद्ध नगर जनपद वासियों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। प्रधानमंत्री जी का ये विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो जाने अनजाने में भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया ने स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं, आज उसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सब के साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध, ये सभी चुनौतियां हैं हम सब के सामने, जिनके कारण वायु प्रदूषण की भीषण समस्या, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से आने वाले जाने वाले श्रद्धालु जनों, नागरिकों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और देश के सबसे बड़े आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हब में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है। मैं इस प्रयास के लिए तीनों अथॉरिटी के साथ साथ परिवहन निगम को इस सेवा को शुभारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज आप जानते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी या आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा सेंटर, स्टार्टअप्स,
सेमीकंडक्टर और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के देश के अंदर एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। स्वाभाविक रूप से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां लाने के लिए वहां पर पर्यावरण अनुकूल परिवहन आज समय की मांग है और पर्यावरण अनुकूल समय वहां पे परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रख करके वहां पे मेट्रो का संचालन हमने कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ किया है। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जब तक मेट्रो का संचालन होता है तब तक या उसके बाद भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और 110 बसेज का इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन 15 जून तक ये इन तीनों अथॉरिटी के द्वारा प्रारंभ होगा और धीरे धीरे इसकी मांग के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी करके 500 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अकेले इन तीनों अथॉरिटी के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर करने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अच्छी परिवहन की सेवा मिलनी चाहिए और परिवहन विभाग जिसका बेड़ा तो बड़ा हो रहा है लेकिन उनके कार्य भी बड़े दिखने चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से तीनों अथॉरिटी को इस निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग तेजी के साथ इस बेड़े को आगे बढ़ा करके आने वाले समय में हर शहर हर गांव को पेट्रोल मुक्त, डीजल मुक्त, ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक सेवा के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी जनप्रतिनिधियों को और गौतम बुद्ध नगर जनपद में उपस्थित सभी नागरिकों के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। नई दिल्ली में भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच असम नागालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन को लेकर एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समझौता तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण तथा खनिज संसाधनों के दोहन की नई संभावनाएं खोलेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध पूर्वोत्तर के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमित शाह ने कहा कि असम और नागालैंड राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए सहयोग की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस समझौते से दोनों राज्यों के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी। आज भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में ये ऐतिहासिक एमओयू हुआ है और यहां पर मुख्यमंत्री नागालैंड ने बताया कि ये 6 फील्ड के अलावे भी पूरे नागालैंड में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए नागालैंड सरकार सहमत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नागालैंड के मुख्यमंत्री जी का। हेमंत जी आसाम के हितों के लिए बड़े जिद्दी है, मैं जानता हूं, मगर उनको भी मैंने जब बात की कि हेमंत जी आप इस विषय को छोड़ दीजिए, इसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार है, विन विन सिचुएशन है और विजय भारत की है, आसाम की है, नागालैंड की है। उन्होंने भी अपनी जीत को तुरंत ही छोड़कर नागालैंड, आसाम और भारत सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता किया है। सबसे बड़ी बात है, इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर
मिनरल के खनन के लिए भी रास्ता आगे खुलता हुआ दिखाई पड़ता है। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर न केवल ऑयल और गैस, मिनरल के भी अकूत भंडार पड़े हैं, मगर छोटी छोटी समस्याओं के कारण आगे जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम थे, इसके कारण राष्ट्र की ये संपदा का हम दोहन नहीं कर पाए थे। आज सिर्फ एक एमओयू से ही अभी 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन की जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे। और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे। यह समझौते के अभाव ने, विवाद ने दोनों राज्यों के आर्थिक विकास को लंबे समय तक प्रभावित किया है। और आज ये जो रास्ता खुल रहा है वो असम और नागालैंड दोनों के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा राजमार्ग खोलेगा, ऐसा मुझे लगता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पद का भार संभाला, तब से नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने अपने फोकस में रखा और सबसे ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट जाने वाले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी बने। और नॉर्थ ईस्ट को शांत और विकसित बनाने के लिए उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, इसकी जोड़ आजाद भारत के इतिहास में मिलना असंभव है। अंत में मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज एक नई शुरुआत हो रही है। ये उत्तर पूर्व के स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत, इससे हमें आशा भी रहती है और विश्वास भी बढ़ता है। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पंजाब के राजपुरा स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद आयोजित सैनिक समाज के विशाल महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने समाज के गणमान्य नागरिकों और युवाओं से संवाद करते हुए सामाजिक समरसता, राष्ट्र निर्माण और समाज की प्रगति में सैनी समाज के योगदान पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की एकजुटता और सकारात्मक भागीदारी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने सफल आयोजन के लिए सैनी समाज वेलफेयर कमेटी और सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामना भी दी। साथियों, ये पावन तां उत्ते सैनी समाज दे वीर भरावां नौजवानां दा एक बड़ा इकट्ठ वेख के मेरा मन एक भरोसे दे नाल भर गया है कि समाज जागरूक है। प्यारे साथियों, ये समाज जदों इस भूमि ते आने का मुझे मौका मिलिया और इन्ना बड़ा इकट्ठ आज मेरे सामने है, तो मेरा मन इस भरोसे दे नाल भर गया है साथियों कि समाज जागरूक है, ये समाज एकजुट है ते अपनी ताकत नूं ये बखूबी पहचानदा भी है। साथियों, सैनी समाज का इतिहास ये कोई आम इतिहास नहीं है। साथियों, इस संघर्षां दा ये सैनी समाज का इतिहास है। साथियों, जदों जदों देश नूं लोड़ पई है, सैनी समाज हमेशा मोहरे ते आके आगे खड़ा होया है। साथियों, जे पंजाब दी ये मानमती धरती
ਦੀ ਅਕਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਮਾਲਾ ਜੀ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਨੋਖੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਥੀਓ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ लिए ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਓ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 84 ਸੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ हरियाणा प्रदेश ਨੂੰ आगे पढ़ाने ਲਈ भी बड़ी गति से साडी सरकार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ ने निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 प्रमुख कंपनियों ने करोड़ों रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राज्य में नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है और विकास का नया वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ निवेश के लिए अनुकूल राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से राज्य में निवेश कर विकास और रोजगार सृजन में भागीदार बनने का आह्वान किया। और वास्तव में छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बसा है, बीचों बीच बसा है और बहुत सुंदर प्रदेश है। एक जो परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ कहने से ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन अब वो भी बात नहीं है। आप सबको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार के कारण आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और मैं जब बोलता हूं उद्योग के विषय में तो वहां पर कई तरह के इंसेंटिव का प्रावधान है, बी स्पोक की नीति है, सिंगल विंडो सिस्टम है और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों की बड़ी अच्छी टीम है और किसी भी तरह से आप लोगों को न एनओसी लेने में न कुछ में कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, पानी है, कभी वहां पर मजदूरों का हड़ताल नहीं होता है। लॉजिस्टिक के हिसाब से भी देखें तो आज बीच में होने के कारण सब तरफ एयर से भी आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में देश के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। आप लोगों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। वहां पर निवेश करें और मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ का भी विकास करें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वमंगल